हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। आप सभी का अभिनंदन बच्चों। ये है अपनी हिंदी साहित्य की जो क्लास है। इस क्लास में आज का अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें चैप्टर वाइज जैसा कि अपन ने कंपल्सरी वे भी शुरू किया है और उसी तरीके से हम इसमें भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक तरफ से हमारे सारे चैप्टर्स जो है वो क्लियर होते जाए। तो आज का अपना पहला चैप्टर रहेगा जिसमें हम करेंगे देवसेना और कार्नेलिया का जो गीत है उसके जितने भी प्रश्न आंसर्स बनते हैं वो लेंगे। हालांकि इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं लेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि आज नेटवर्क इश्यू की वजह से अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो एक छोटी सी क्लास रहेगी, इस छोटी सी क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के जितने भी कंप्लीट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम इंक्लूड करेंगे और लगभग आपको उसी में से परीक्षा में मिल जाएगा। और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा किस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी बनता है ना, तब भी अगर आपने इस क्लास को ढंग से पढ़ लिया तो आप दूसरा प्रश्न भी कर लोगे। ठीक है, अभी आज हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के, और साथ ही साथ जो कवि परिचय होता है, कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होता है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में शामिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें हम बहुत कम क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो कार्नेलिया का गीत जो है ये जयशंकर प्रसाद साहब के उस चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया एक गीत है। और उसमें कार्नेलिया क्या करती है कि जब वो सिंधु नदी के किनारे, जब वो लोग भारत आने की कोशिश में थे और सिंधु नदी के किनारे वहां पे एक शिविर में बैठे थे, वो टेंट लगे हुए थे, तो सुबह सुबह जब वो सूर्योदय हुआ और उस समय का जो भारत का नजारा देखा, भारत का सौंदर्य देखा, भारत की प्राकृतिक सुषमा देखी, उससे प्रभावित होकर के कार्नेलिया ये गीत गाती है कि देखो कितना सुंदर है ना। तो वो कहती है कि अरुण अरुण मधुमय देश, ये हमारा कितना प्यारा सा भारत देश है ना। तो उस समय फिर ये कहा था कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को भी मिलता है सहारा, मतलब ये भारत भूमि ऐसी दयालु है, ये भारत भूमि ऐसी विशाल हृदया है कि जहां पर हर कोई व्यक्ति जो शरण लेने के लिए आता है उसको यहाँ पे शरण मिलती है, उसको यहाँ पे आश्रय मिलता है। क्षितिज का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा काल्पनिक स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ध्यान रखना। तो अब देखो यहां पे आपको ये लिखना होता है भाई कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपरा का वर्णन किया है। कितना विशाल हृदय था भारत कि बाहर से आने वाली जितनी भी जातियां, विदेशों से जो कोई भी आया, वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय का क्यों नहीं हो, उसको यहाँ पे आश्रय दिया है। भारत एक ऐसा देश है जहां अजनबियों को भी आश्रय मिलता है। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। इस पंक्ति के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से कवि ने किसका वर्णन किया है? भारत की विशालता का। और कई उदाहरण भी दिए, जैसे कि पक्षी भी हवा के सहारे सहारे जिस दिशा में मुंह करके उड़ते हैं वो है हमारा प्यारा सा भारत देश। यहां न केवल पक्षियों को आश्रय दिया जाता है बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी आश्रय और सम्मान दिया जाता है। तो ये भारत की दयालुता, भारत की विश्व जगत के प्रति कल्याण की भावना और भारत की विशाल हृदयता का वर्णन इस प्रश्न में हुआ है, इस कविता में हुआ है, प्रश्न में नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। अब देखो यहां पे क्या है कि कविता में आए दुर्बल पदबल और हारी होड़ में निहित आशय व्यक्त कीजिए। देवसेना का गीत में देवसेना क्या करती है कि जब मालवा पे हुणों का आक्रमण हुआ, उसके बाद जब उसका पूरा परिवार शहीद हो जाता है और वो राष्ट्र सेवा का प्रण लेती है और उसके मन में स्कंदगुप्त की चाह थी, वो चाहती थी कि स्कंदगुप्त उसे लेने आएगा। और चूंकि जो मानव है ना बच्चों, तो मानव की दुर्बलता है, हमारी मानव की जो कमजोरियां है वो तो सब में होती है, चाहे आदमी छोटा हो कि बड़ा हो। तो यही बात देवसेना में थी और देवसेना को पता था कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, पर फिर भी उसने अपना पूरा जीवन उसी को समर्पित कर दिया। उसने अपने जीवन की होड़ लगा दी। तो यहीं पर क्या है कि उसे पता था अपनी दुर्बलताओं का, अपनी कमजोरियों का, लेकिन फिर भी उसने होड़ लगा दी। तो इसमें क्या है कि कवि ने मनुष्य के जीवन की दुर्बलताओं का वर्णन जो है वो देवसेना के माध्यम से किया है। हमारा शरीर कमजोर है, कमजोर का मतलब ऐसे हृदय से मजबूत है, इंसान मजबूत होता है, बट आखिर क्षणभंगुर शरीर है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो कवि क्या कहता है कि दुर्बल पद बल में निहित आशय है, देवसेना के बल की शक्ति को प्रदर्शित करता है।
है, मतलब इंसान की कमजोरी, इंसान की क्षणिकता, इंसान की नश्वरता कह सकते हैं हम, नश्वरता का वर्णन हुआ है। और होड़ लगाई में निहित आशय यह है कि देवसेना का प्रेम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। जब इंसान को पता है कि यह शरीर नश्वर है, फिर भी वो अपने उद्देश्य में लगा रहता है। तात्पर्य यह है कि हमें हमारा जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी लगन और निष्ठा के साथ लगे रहना चाहिए, भले ही ये शरीर नश्वर क्यों नहीं हो। तो एक संदेश दिया, एक आशावादी संदेश दिया है जीवन के प्रति इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा से कवि का क्या आशा है। तो वैसे हमने ये कर लिया है, ये प्रश्न भी पहले प्रश्न में किया है कि भाई ये भारत भूमि है, विशाल हृदय है, ये एक जगत कल्याण की भावना लिए हुए है, और यहाँ पर जो कोई भी आश्रय लेने के लिए, जो कोई भी एक मन में आशा लेकर के कि भाई हम वहां पे सुख शांति से रहेंगे, तो ऐसे समस्त लोगों को भारत भूमि ने हमेशा आश्रय दिया है। तो कवि कहता है कि भारत में अनजान क्षितिज यानी धरती और आकाश के मिलने का एक काल्पनिक क्षितिज स्थान कहलाता है को भी सहारा मिलता है, अर्थात यहाँ अनजान, अजनबी, अपरिचित व्यक्ति और दूर से आए हुए लोगों को भी सहारा मिलता है। भारत देश अनंत काल से ही शरणागतों की आश्रय स्थली बना हुआ है। कितने लोग आए आप सोचो, यहाँ पे कई लोग आए, मुगल आए, उनसे पहले तुर्क आए, अफगानी आए, विदेशों से अंग्रेज भी देखो आए, मतलब बहुत दुनिया के अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आश्रय प्राप्त किया, यहाँ पे रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवसेना का गीत का मूल भाव या मूल आशय क्या है। देवसेना का गीत क्या संदेश देता है हमें जीवन के प्रति, क्या प्रयोजन क्या है इसका। तो देवसेना का गीत का मूल भाव या आशय यह है कि व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों में निराशा वेदना मिले तो भी उसे हार नहीं माननी चाहिए और अपनी समस्त दुर्बलताओं का सामना कर संघर्ष पूर्वक जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। भाई जिंदगी में कठिनाइयां तो आएगी, जिंदगी में असफलताएं भी मिलेगी, पर अगर हम उन कठिनाइयों से डर करके विचलित हो गए, अगर हम जीवन में मिली असफलताओं से अगर हम निराश हो गए, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो संदेश यही है कि भले ही कठिनाई आवे, भले ही जिंदगी में परेशानी आवे, हमेशा आगे बढ़ना है। वेदना और कष्ट के क्षणों में हार न मानकर सदा अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए, उसी को जीवन कहा है। और यही देवसेना का गीत से हमें एक शिक्षा जो है वो मिलती है, या यूं कह सकते हैं ये इसका सार है। तो अगर देखो मूल भाव है ना, हर कविता का मूल भाव आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और या फिर आप कहेंगे कि इस कविता से आप क्या प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार के चीजों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देवसेना के गीत का मूल भाव क्या है, कार्नेलिया के गीत का मूल भाव क्या है। तो देखो देवसेना के गीत में तो हमने देखा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और परेशानियों से विचलित हुए बिना हमेशा लगातार हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर उसका पूछा जाए कार्नेलिया का, तो हम उसमें लिखेंगे कि इसमें भारत की महानता विशालता का वर्णन जो है और साथ ही साथ भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। नेक्स्ट, अब बच्चों आज की क्लास में इतना ही रह पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया नेटवर्क इश्यू की वजह से। और अब देखो मॉर्निंग में 6 बजे अपनी हिंदी कंपलसरी की क्लास रहती है। एक बार मैं थोड़ा सा क्लास का शेड्यूल बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो देख लें। मैं लास्ट में बताता हूं ताकि जिनको पता है वो लोग जो है वो इसको एस्केप कर सकते हैं। तो मैं क्लास का टाइम बता देता हूँ। सुबह 6 बजे अपनी जो क्लास होती है बच्चों, हिंदी अनिवार्य की क्लास है। हिंदी अनिवार्य की जो क्लास है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि एवरी डे हम एक चैप्टर लेंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं वो सारे क्लियर करेंगे, ताकि आपको दोबारा से जो है वो यहाँ पे नहीं आना पड़े। एग्जाम से पहले हम कंप्लीट रिवीजन कर देंगे। दूसरी क्लास रहती है हमारे 7 बजे, और ये बच्चों 7 बजे वाली जो क्लास है ये रहती है हिंदी साहित्य की। अब हिंदी साहित्य में भी इसी तरीके से हम एक एक पार्ट को लेते हुए कंप्लीट पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान के, बड़े प्रश्न और जो कवि परिचय, लेखक परिचय आता है, ये सब कुछ हम इसमें कर लेंगे। इसमें जो है ना हिंदी में, इसमें कवि या लेखक का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पूछा जाता है, और इसमें केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। ये ध्यान रखना थोड़ा। इसके बाद में शाम को फिर वापस अपनी 6 बजे क्लास रहती है बच्चों, हिस्ट्री की रहती है ना, इतिहास की रहती है क्लास।
और इस इतिहास की क्लास में भी हम आज से क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि एक बार अपना कोर्स पूरा हो जाए, बस ये मिलेगा आपको। उसके बाद 7 बजे जो है ना अपनी राजनीति विज्ञान की क्लास रहेगी, और ये क्लास जो है राजनीति विज्ञान की, ये क्लास अपनी रहेगी बच्चों लाइव क्लास, ठीक है। इस लाइव क्लास में हम करते हैं मॉडल पेपर जो होते हैं ये करते हैं, ये लाइव क्लास रहेगी हमारी। और इसके बाद में फिर अपन रहेगी 7:30 बजे बच्चों इंग्लिश की क्लास, और इंग्लिश की क्लास में फिलहाल हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले से भी आपको पता है समरी पढ़ रहे हैं, और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी समरी के साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करते जाएं। और लास्ट अपनी क्लास रहेगी बच्चों 8:30 बजे, और 8:30 बजे जो ये क्लास है ये है ज्योग्राफी की क्लास, इसमें भी फिलहाल हम कर रहे हैं मॉडल पेपर्स। तो इस तरीके से ये क्लास का पूरा अपना शेड्यूल रहता है। और इसके अलावा जो है ना हमारे जो ऐप है अपना, उस ऐप पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, ये सारे जितने भी मैंने कोर्स लिखे ना ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, इन सबके नोट्स भी मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं तो। कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स जो है बच्चों ओनली 11 रुपए में हम आपको कंप्लीट नोट्स दे रहे हैं, सिर्फ 11 रुपए में कंप्लीट नोट्स। और कंप्लीट कोर्स जो है, ये कंप्लीट कोर्स आपको बच्चों मिलेगा पूरा का पूरा जो है कोर्स ओनली 99 रुपए में, ये केवल 99 रुपए में आपको हम पूरा कोर्स दे रहे हैं। इस कोर्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर के जो हमने चैप्टर्स को समझा रखा है उसके वीडियोस रहेंगे वहाँ पे, और रिकॉर्डेड वीडियोस मिले वहाँ पे, अलग अलग कई सारे वीडियोस हैं। उसके अलावा वहाँ पे एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो ऑनलाइन टेस्ट है, ये ऑनलाइन टेस्ट भी बच्चों आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलेगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करना तो आपको लिंक मिल जाएगा 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे ऐप का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, वेबसाइट का लिंक, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।